कहीं ये समझना होगा कि जो ये नई रिसर्च आई है उससे काफी कुछ पता चल रहा है। पता ये भी कि ये पूरा इलाका जो है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि आप देखिए जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये चौंकाने वाला खुलासा किया है। और अगर ऐसा है तो सवाल बड़ा यही है कि आखिरकार ये इतनी बड़ी हलचल प्रशांत महासागर के अंदर क्यों है, और अगर समंदर में ये लंबी दरार मिली है और ये जो टेक्टोनिक प्लेट है वो जिस तरीके से काम कर रही है, अगर वो अभी फिलहाल सही नहीं है तो क्या दुनिया में तबाही आने वाली है, और वो दुनिया के कौन से वो हिस्से होंगे जो सबसे ज्यादा प्रभावित इससे हो सकते हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्योंकि जिस तरीके से ये दरार मिली है समंदर में, ये अपने आप में एक नया मामला है। हालांकि अब देखना ये भी होगा कि क्या इस तरह के जो मामले हैं वो पहले भी सामने आए हैं, क्या इस तरह से जो मामले होते हैं क्या वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि प्रशांत महासागर के नीचे हलचल काफ़ी बड़ी मिली है, समंदर में दरार मिली है, और ऐसे में जो ये टेक्टोनिक प्लेट है उसके हिलने की बात भी सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि किस तरीके से इस पर जो आने वाले समय में वो रिसर्च होंगे। और बड़ी बात यह भी कि जिस तरह की हलचल मिली है उसका दुनिया के कौन से देशों में, कौन से हिस्सों में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो पड़ेगा। और विनीत गहलोत जी हमारे साथ भूवैज्ञानिक जुड़े हैं बातचीत करने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए। विनीत जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। पहला सवाल तो ये कि ये जो वैज्ञानिकों ने ये जो चौंकाने वाला खुलासा किया है उसके क्या मायने हैं सर? विनीत गहलोत जी क्या आपको आवाज आ रही है सर? सर आपकी आवाज आ नहीं रही, आप वापस से प्लीज अपना जवाब दें। जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर अब आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। जी जी, धन्यवाद। देखिए, जो जितनी धरती है हमारी वो कई टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी हुई है, और उनमें से एक सबसे बड़ी प्लेट जो है वो पैसिफिक प्लेट है। और हम कहते हैं कि साहब पैसिफिक प्लेट के चारों तरफ जितना भी इलाका है वो सभी भूकंप प्रभावित है, उसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। और उसी के चलते जो कैस्केडिया सबडक्शन जोन की हम बात करते हैं वो इलाका भी उसी में आता है। आपको पता होगा कि जो नॉर्थ अमेरिका में एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, सैन एंड्रियास फॉल्ट जिसे कहते हैं, तो सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है वो अमेरिकन और पैसिफिक प्लेट को डिवाइड करता है। और उसके बीच में ये छोटी सी प्लेट जिसको कैस्केडिया प्लेट कह रहे हैं आप, वो चीज है। आपको ये भी बता दूं कि ये वही इलाका है जहां पे कि एक बड़े भूकंप आने की संभावना लोग करते रहते हैं, और लोग कहते रहते हैं कि कैस्केडिया सबडक्शन जोन जो है वो बहुत ही वहां पे कोई बड़ा भूकंप, मेगा अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 8 का या उससे भी बड़ा कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। तो ये बात कि ये नया है ऐसा नहीं है। हमारे पास प्लेट्स जो हैं वो बनती हैं, और जो कुछ भी प्रोसेस है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में चलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्लेट आजकल में ही बनी है या ये सबडक्शन जोन आजकल में ही बना है। ये खोजा आज गया होगा, उसका जो आज जो आप उसके एक्सप्रेशन देख रहे हैं वो आपको आज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये प्रोसेस बहुत मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों करोड़ों साल में चलता रहता है। और ये प्लेटें बनती हैं, बिगड़ती हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स की साइकिल होती है इनकी। तो ये प्रोसेस तो चलता है, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो लोगों को इसमें जो जिसके बारे में लोग चिंतित हैं कि क्या ये इलाका कोई बड़ा भूकंप ला सकता है या नहीं, और अगर आएगा तो वो कब आएगा, वो सबसे बड़ा चिंता का विषय। तो सर कब आएगा? अगर मान लीजिए ऐसा है तो क्या इसका कोई कैलकुलेशन किया जा सकता है? और बड़ी बात ये भी कि अगर ऐसा होता है तो कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित होगा दुनिया का? ये कब आएगा तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी हम अब इसकी जो भूकंप की भविष्यवाणी है वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये हमें मालूम है कि कैस्केडिया में कई 100 सालों से बड़ा भूकंप नहीं आया है उस इलाके में। और क्योंकि जो एनर्जी है वो लगातार उसमें संचित हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि भूकंप की प्रक्रिया वहां पे जो उसकी जो ऊर्जा संचित होने की प्रक्रिया है वो तो लगातार बनी हुई है। इसका मतलब भूकंप तो आएगा और बड़ा आएगा। एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि ये सारा का सारा इलाका जो है समुद्र के नीचे है, तो भूकंप आएगा और भूकंप की वजह से सुनामी भी होगी। और सुनामी होगी तो जैसे मैंने बताया कि जो ये पैसिफिक ओशन है, तो हमने देखा है कि कुछ जापान की सुनामी
अमेरिका को प्रभावित करती हैं और अमेरिका की सुनामी जो है वो जापान को प्रभावित करती हैं। तो यानी कि उनकी जो मारक क्षमता होती है वो काफी दूर तक होती है। तो उस लिहाज से लोग इसके बारे में ज्यादा चिंतित होते हैं। बिल्कुल। अच्छा विनीत जी, सर एक सवाल ये भी कि जब अगर मान लीजिए कि हम आज टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस तरह की अगर कुछ चीज होती है तो उसके प्रभाव को कम से कम कर सके? ठीक है, हम किसी चीज को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को कम कर सकते, क्या ऐसा कुछ है हमारे पास? ये आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसका जवाब शायद हमें मालूम भी है कि इसका जवाब क्या है। आज की तारीख में अगर आप जो हमारे विकासशील या अविकसित क्षेत्र या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको देखो कि वहां पे अगर कोई छोटा भूकंप आता है, अफगानिस्तान को देख लीजिए, तो उस भूकंप में बड़े आराम से 100,000 लोग निपट जाते हैं। लेकिन अगर वैसा ही भूकंप अगर कोई जापान में आता है या अमेरिका में आता है तो मुश्किल से शायद कोई कैजुअलिटी नहीं होती है, और थोड़ा बहुत होता है तो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक लॉस जरूर होता है। तो सवाल का जवाब यही है कि अगर आपकी इमारतें, अगर आपके स्ट्रक्चर्स जो हैं आपने वो सेफ्टी ले रखी हैं, आपने अपनी इमारतों को मजबूत बना रखा है, तो आपका चाहे भूकंप बड़ा हो तब भी आपका नुकसान नहीं होगा। ये एक सबसे बड़ा काम है जो हम सब लोग इसकी आज की तारीख में जिसकी तरफ हम लोग गतिशील हैं, कि हम लोग कहते हैं कि हम अर्थक्वेक को रोक नहीं सकते, हम उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन उसकी क्षमता जो है, उसकी मारक क्षमता है, उसको तो कम कर सकते हैं। और उसको कम करने का एक ही तरीका है कि आप अपने स्ट्रक्चर्स को, आप अपने बिल्डिंग्स को, जो आपके बिल्डिंग कोड्स हैं, इसलिए आपके इलाके में जो भी हैं वहां पे, हमें मालूम है कि हमारे पास एनडीएमए ने लगातार उसके बारे में बात करते हैं। तो बिल्डिंग कोड्स हैं हमारे पास, अगर हम उन पर ध्यान दें और अपनी इमारतों को ढंग से बनाएं, अपनी स्ट्रक्चर्स को ढंग से बनाएं, तो उसकी वजह से क्षति कम से कम बहुत कम हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो पूरी स्टडी की गई है और जो बातें इसमें सामने आई हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि ये बहुत पहले ये सारी चीजें हुई होंगी, लेकिन ये जो स्टडीज सामने आई हैं इसको देखकर क्या लगता है कि कितना ज्यादा परेशान होने की जरूरत है, किस तरीके से इस पर वर्कआउट किया जा सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर कुछ गलत होता है ये कितना नॉर्मल है? मतलब सर ये कितना नॉर्मल है, ये जो स्टडी की गई और जो रिजल्ट्स आए कितना नॉर्मल है? देखिए, हम लोग ये कहते हैं कि साहब अगर आप किसी जंगल से जा रहे हैं और आप कोई शेर वहां पे सो भी रहा होगा और आपको पता नहीं है कि शेर सो रहा है, शेर जरूर होगा वहां पे, तो आप चुपचाप निकल जाएंगे, आपको कोई वो नहीं है। लेकिन आपको पता लग जाए कि शेर आ गया है तब आपकी धड़कन ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब हमें पता लग गया कि वहां पे कैस्केडिया सबडक्शन जोन है, जो कि हमें पता था, लेकिन अब हमें उसके बारे में जानना शुरू कर दिया हमने कि अच्छा वहां पे तो जो दरारें हैं या जो फॉल्ट हैं वो बहुत ही मैच्योर्ड हैं, वो बहुत ही दिखाई देते हैं, तो आपका डर स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। तो जब तक कि कोई चीज पता ना हो तब तक हम लोग उसके बारे में अनभिज्ञ होकर उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, लेकिन जब पता लग जाता है तब उसके बारे में चिंता बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर सर ये जो प्रशांत महासागर के नीचे ये जो हलचल बढ़ी और जो हम टेक्टोनिकल जो प्लेट्स कहते हैं उसका तो नेचर ही वही होता है, वो हिलना और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। ये किस समय सर अबनॉर्मल, मतलब अगर जैसे जब स्टडी होती है और जब कुछ ऐसी चीज आए तब हमें और ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ देशों ने तो सर टेक्नोलॉजी में बहुत ही जबरदस्त तरीके से अगर हम देखें तो काम किया है। अगर जापान की बात करें तो इतना ज्यादा प्रभावी था लेकिन कैसे खुद को संभाला है उसने, ये काबिले तारीफ है सर। और भी एक दो देश हैं का एग्जाम्पल दिया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि जो कुछ देश हैं जो देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल जो हम सब लोग आपस में करते रहते हैं, किसी देश की तरक्की खाली उसकी रेजिलियंस को नहीं बढ़ाती है, वहां का करप्शन जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। कि हम लोग ये देखते हैं कि जो जितने भी देश हैं जिनकी आप बात करें, चाहे जापान हो, चाहे वो यूरोप के कुछ कंट्रीज हो या अमेरिका हो, तो जैसे जैसे करप्शन लेवल बढ़ता है तो आपके जो स्ट्रक्चर्स है उसकी वीकनेस बढ़ती जाती है। जितनी ज्यादा गरीबी उतना ज्यादा करप्शन और उतना ही ज्यादा आपकी जो इमारतें हैं वो कमजोर। तो ये सब जितने भी कंट्रीज हैं आप देखेंगे वो उनमें कम से कम कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में एक ईमानदारी है, वो रूल्स को फॉलो करने वाले लोग हैं कि जो बिल्डिंग कोड्स अगर सरकार ने कुछ बनाए हैं तो वो उनको फॉलो करते हैं। हमारे साथ क्योंकि हम लोग गरीब हैं, हमारा देश इतना विकसित नहीं है, तो और हम लोगों के पास वो एनफोर्समेंट नहीं है,
हम लोग एनफोर्स नहीं करते कि साहब बिल्डिंग कोड को आपको नहीं, आप अगर आप नहीं जी। इसको लागू करेंगे तो हम आपको आप पे फाइन कर देंगे। वो हमारी देखिए, प्रशांत महासागर के नीचे धरती दो टुकड़ों में बट रही है। कैस्केडिया सबडक्शन जोन में एक्सप्लोरर प्लेट टूट रही है। हमारी धरती की सतह कोई बड़ी चट्टान नहीं है, बल्कि कई बड़े बड़े टुकड़ों से बनी है, जिसे कहते हैं जो धरती जो धीरे धीरे घूमती रहती है। घूमते समय ये प्लेट्स कभी आपस में टकराती है, कभी दूर जाती है या कभी एक दूसरे के नीचे खिसक जाती है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि प्रशांत महासागर के नीचे कनाडा के वैंकूवर द्वीप के पास एक टेक्टोनिक प्लेट दो टुकड़ों में टूट रही है। नई रिसर्च से पता चला है कि यह इलाका खत्म होने के करीब है। और कहीं ना कहीं अब जब ये रिसर्च से पता चला है तो सवाल कई सारे उठने लगे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों है, इसे आने वाले समय में कैसे रोका जा सकता है। और देखिए, कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि जो ये नई रिसर्च आई है उससे काफी कुछ पता चल रहा है। पता ये भी कि ये पूरा इलाका जो है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि आप देखिए जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये चौंकाने वाला खुलासा किया है। और अगर ऐसा है तो सवाल बड़ा यही है कि आखिरकार ये इतनी बड़ी हलचल प्रशांत महासागर के अंदर क्यों है, और अगर समंदर में ये लंबी दरार मिली है और ये जो टेक्टोनिक प्लेट है वो जिस तरीके से काम कर रही है, अगर वो अभी फिलहाल सही नहीं है तो क्या दुनिया में तबाही आने वाली है, और वो दुनिया के कौन से वो हिस्से होंगे जो सबसे ज्यादा प्रभावित इससे हो सकते हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्योंकि जिस तरीके से ये दरार मिली है समंदर में, ये अपने आप में एक नया मामला है। हालांकि अब देखना ये भी होगा कि क्या इस तरह के जो मामले हैं वो पहले भी सामने आए हैं, क्या इस तरह से जो मामले होते हैं क्या वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि प्रशांत महासागर के नीचे हलचल काफ़ी बड़ी मिली है, समंदर में दरार मिली है, और ऐसे में जो ये टेक्टोनिक प्लेट है उसके हिलने की बात भी सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि किस तरीके से इस पर जो आने वाले समय में वो रिसर्च होंगे। और बड़ी बात यह भी कि जिस तरह की हलचल मिली है उसका दुनिया के कौन से देशों में, कौन से हिस्सों में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो पड़ेगा। और विनीत गहलोत जी हमारे साथ भूवैज्ञानिक जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए। विनीत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। पहला सवाल तो ये कि ये जो वैज्ञानिकों ने ये जो चौंकाने वाला खुलासा किया है उसके क्या मायने हैं सर? विनीत गहलोत जी, क्या आपको आवाज आ रही है सर? सर आपकी आवाज आ नहीं रही, आप वापस से प्लीज अपना जवाब दें। जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर, अब आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। जी जी, धन्यवाद। देखिए, जो जितनी धरती है हमारी वो कई टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी हुई है, और उनमें से एक सबसे बड़ी प्लेट जो है वो पैसिफिक प्लेट है। और हम कहते हैं कि साहब पैसिफिक प्लेट के चारों तरफ जितना भी इलाका है वो सभी भूकंप प्रभावित है, उसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। और उसी के चलते जो कैस्केडिया सबडक्शन जोन की हम बात करते हैं वो इलाका भी उसी में आता है। आपको पता होगा कि जो नॉर्थ अमेरिका में एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, सैन एंड्रियास फॉल्ट जिसे कहते हैं, तो सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है वो अमेरिकन और पैसिफिक प्लेट को डिवाइड करता है। और उसके बीच में ये छोटी सी प्लेट जिसको कैस्केडिया प्लेट कह रहे हैं आप, वो चीज है। आपको ये भी बता दूं कि ये वही इलाका है जहां पे कि एक बड़े भूकंप आने की संभावना लोग करते रहते हैं, और लोग कहते रहते हैं कि कैस्केडिया सबडक्शन जोन जो है वो बहुत ही वहां पे कोई बड़ा भूकंप, मेगा अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 8 का या उससे भी बड़ा कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। तो ये बात कि ये नया है ऐसा नहीं है। हमारे पास प्लेट्स जो हैं वो बनती हैं, और जो कुछ भी प्रोसेस है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में चलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्लेट आजकल में ही बनी है या ये सबडक्शन जोन आजकल में ही बना है। ये खोजा आज गया होगा, उसका जो आज जो आप उसके एक्सप्रेशन देख रहे हैं वो आपको आज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये प्रोसेस बहुत मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों करोड़ों साल में चलता रहता है। और ये प्लेटें बनती हैं, बिगड़ती हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स की साइकिल होती है इनकी। तो ये प्रोसेस तो चलता है, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो लोगों को इसमें जो जिसके बारे में लोग चिंतित हैं कि क्या ये इलाका कोई बड़ा भूकंप ला सकता है या नहीं, और अगर आएगा तो वो कब आएगा, वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है।
तो सर कब आएगा? अगर मान लीजिए ऐसा है तो क्या इसका कोई कैलकुलेशन किया जा सकता है? और बड़ी बात ये भी कि अगर ऐसा होता है तो कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित होगा दुनिया का? ये कब आएगा तो एक ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी हम जो अब इसकी जो भूकंप की भविष्यवाणी है वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये हमें मालूम है कि कैस्केडिया में कई 100 सालों से बड़ा भूकंप नहीं आया है उस इलाके में, और क्योंकि जो एनर्जी है वो लगातार उसमें संचित हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि भूकंप की प्रक्रिया वहां पे जो उसकी जो ऊर्जा संचित होने की प्रक्रिया है वो तो लगातार बनी हुई है। इसका मतलब भूकंप तो आएगा और बड़ा आएगा। एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि ये सारा का सारा इलाका जो है समुद्र के नीचे है, तो भूकंप आएगा और भूकंप की वजह से सुनामी भी होगी, और सुनामी होगी तो जैसे मैंने बताया कि जो ये पैसिफिक ओशन है, तो हमने देखा है कि कुछ जापान की सुनामी अमेरिका को प्रभावित करती हैं और अमेरिका की सुनामी जो है वो जापान को प्रभावित करती हैं। तो यानी कि उनकी जो मारक क्षमता होती है वो काफी दूर तक होती है, तो उस लिहाज से लोग इसके बारे में ज्यादा चिंतित होते हैं। बिल्कुल। अच्छा विनीत जी, सर एक सवाल ये भी कि जब अगर मान लीजिए कि हम आज टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस तरह की अगर कुछ चीज होती है तो उसके प्रभाव को कम से कम कर सके? ठीक है, हम किसी चीज को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को कम कर सकते, क्या ऐसा कुछ है हमारे पास? ये आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है, और इसका जवाब शायद हमें मालूम भी है कि इसका जवाब क्या है। आज की तारीख में अगर आप जो हमारे विकासशील या अविकसित क्षेत्र या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको देखो कि वहां पे अगर कोई छोटा भूकंप आता है, अफगानिस्तान को देख लीजिए, तो उस भूकंप में बड़े आराम से 100,000 लोग निपट जाते हैं। लेकिन अगर वैसा ही भूकंप अगर कोई जापान में आता है या अमेरिका में आता है, तो मुश्किल से शायद कोई कैजुअलिटी नहीं होती है और थोड़ा